नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को बहुत-बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, आज की मुख्य सूचना बिहार के उच्च शिक्षा संबंधित है। पूर्व की वीडियो में जो कि पिछले 1 महीना पहले मैंने जो हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे आपके समक्ष वीडियो लेकर के आया था, उस पर आपको मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि अब हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर संबंधित आप सूचना तभी देखेंगे, जब कुछ सकारात्मक सूचना निकल के आएगी क्योंकि कहीं न कहीं ये बार-बार जो तारीख पर तारीख पड़ रही थी, चूँकि आप अवगत हैं कि माननीय न्यायालय की तरफ से नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी, जिस वजह से नियुक्ति प्रक्रिया शिथिल थी और माननीय न्यायालय की तरफ से बार-बार तारीख पे तारीख देखा जा रहा था। बहुत सारे लूप होल्स थे, जिसकी वजह से ये तारीख बार-बार देखने को मिल रही थी। तो इस वजह से मैंने आपसे स्पष्ट रूप से कहा था कि नेक्स्ट वीडियो आप हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को तभी देखेंगे, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर संबंधित जब आपके लिए कोई सकारात्मक सूचना निकल के आएगी। तो ये अच्छी बात ये है कि अभी लेटेस्ट घटनाक्रम आपके लिए कुछ पॉजिटिव है और कुछ मामलों में नेगेटिव कह सकते हैं, लेकिन देखते हैं क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है। चलिए हम मुख्य रूप से चलते हैं कि आज क्या-क्या घटनाक्रम रहा। पहली बात ये देखिए ये वही केस नंबर है जिसके माध्यम से अभी माननीय न्यायालय में रोक लगी हुई है। और एक चीज़ और आपको अवगत करा दूँ, ये एलपीए नंबर जो 604/2023 है, ये मात्र सिंगल एलपीए नहीं है, इसके तहत और भी बहुत सारे एलपीए हैं, जो एक ही केस में सभी एलपीए को क्लब कर दिया गया था। तो ये जो कोर्ट केस अभी आप देख रहे हैं, जिस केस की मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, ये एक सिंगल केस नहीं है, इस केस में बहुत सारे केसेस को एक संग क्लब कर दिया गया है क्योंकि सबका नेचर लगभग एक तरह के हैं। तो चूँकि क केस की प्रकृति एक वजह से होने की वजह से माननीय न्यायालय ने सभी केसों को क्लब कर दिया था। और इसकी जो सबसे आखिरी डेट थी देखिए 29 मार्च 2024 जो कि आज की थी और नेक्स्ट डेट भी देखिए दे दिया गया है 1 अप्रैल 2024। अगर हम पिछले कुछ दिनों से देखें 19 मार्च के बाद से तो लगातार तारीख पे तारीख पड़ी है 27 मार्च को, फिर 28 मार्च को, 29 मार्च को। अब नेक्स्ट डेट जो है 1 अप्रैल को, चूँकि अगले दिन जो कोर्ट खुलेगा वो 1 अप्रैल को ही खुलेगा चूँकि फिर सैटरडे को माननीय न्यायालय बंद रहता है हाई कोर्ट और फिर संडे ही है। इसके बाद फिर 1 अप्रैल को सीधे ये देखा जा रहा है। देखिए, पहली बात तो 27 और 28 अप्रैल को तो कोई बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं। ज बेंच के सामने ये केस आ ही नहीं पाया था, इस वजह से 27 तारीख को ये केस आगे पास ओवर कर दिया गया था। वही स्थिति 28 मार्च को भी थी, 28 मार्च को भी पास ओवर कर दिया गया था। आज 29 मार्च को मुख्य रूप से बहस सुनी गई। और इसमें बहस में मुख्य रूप से क्या मुद्दा था और ऐसी संभावना थी कि माननीय न्यायालय की तरफ से कुछ ओरल ऑर्डर भी देखने को मिलेगा जिससे कुछ स्पष्ट रूप से जाहिर हो पाएगा कि वास्तव में भविष्य में किस तरह का फाइनल ऑर्डर आने वाला है। लेकिन देखिए जो ओरल ऑर्डर भी आ चुका है 29 मार्च 2024 आज ही के दिन ओरल ऑर्डर भी आ चुका है और ओरल ऑर्डर में हम देखते हैं क्या है इसके बाद हम मुख्य रूप से आपसे बात करेंगे कि वास्तव में आज माननीय न्यायालय में क्या हुआ। देखिए, ओरल ऑर्डर में भी बहुत कुछ विशेष है नहीं जिससे कि आप चीज़ों को समझ पाएँ। देखिए, ओरल ऑर्डर मात्र ये कहा जा रहा है कि 29 मार्च 2024 हर्ड इन पार्ट और दूसरा इसमें लिखा है कि पोस्ट ऑन 1/4/2024 फॉर फर्दर हियरिंग। मतलब हर्ड इन पार्ट माने बहुत सारे पार्ट को सुना गया और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो 1 अप्रैल 2024 को फर्दर हियरिंग में सुना जाएगा। देखिए, मुख्य रूप से वहाँ पे पेंच जिस चीज़ को लेकर के अभी भी फँसा हुआ है और आज क्या-क्या मुख्य रूप से सुना गया। देखिए, माननीय न्यायालय में सरकार किस चीज़ को लेकर के अपना पक्ष लेके गई थी। मुख्य रूप से सरकार के पास अड़चन ये था कि जो बैकलॉग सरकार ने लगाया था, उसमें माननीय न्यायालय की तरफ से जो सिंगल बेंच ने ऑर्डर अपना दिया था, संजीव प्रकाश शर्मा सर ने, तो संजीव प्रकाश शर्मा सर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये था कि आप सब्जेक्ट को यूनिट ना मानें सॉरी आप सब्जेक्ट को यूनिट मानें, जबकि सरकार ने क्या किया था यूनिवर्सिटी को यूनिट माना था। मतलब तात्पर्य ये है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में प्रत्येक विषय में कितनी-कितनी सीटें खाली हैं, उसके अनुसार सीटों का आवंटन किया था। और माननीय जज का क्या कहना था कि नहीं, आप सब्जेक्ट को यूनिट मानिए। मतलब बिहार में अगर कुल 13 विश्वविद्यालय हैं, तो सभी विश्वविद्यालयों को जो है क्लब करते हुए एक विषय मान कर के आप वैकेंसी निकालिए। यानी कि अगर साइकोलॉजी की वैकेंसी निकालने हैं, तो समग्र रूप से अगर 424 सीटें हैं, तो 424 सीटों में रिज़र्वेशन का फ़ॉर्मूला अपनाइए। जबकि सरकार ने क्या किया था कि 424 सीटों में रिजर्वेशन का फॉर्मूला नहीं अप्लाई किया था। इन्होंने 424 में से जिस विश्वविद्यालय में जितनी-जितनी सीटें थी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने रिजर्वेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया था। तो इस वजह से हो क्या रहा था,
कई-कई विषयों में जो रिज़र्वेशन ओवरऑल जिस जिस कैटेगरी को जितना-जितना मिलना चाहिए था, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस नज़र आ रहा था। तो माननीय जज ने माननीय न्यायाधीश ने जो सिंगल बेंच था उसने ये कहा था कि आप इसको एक सब्जेक्ट को यूनिट मानिए। देखिए प्रैक्टिकली अन्य राज्यों में ये संभव हो सकता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ये संभव हो सकता है, लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में खासकर तब बिहार जैसे राज्य में जहाँ पे अलग-अलग विश्वविद्यालयों की स्थापना अलग-अलग समय में हुई है। प्रत्येक विश्वविद्यालयों की स्ट्रेंथ एक जैसी नहीं है, कहीं पे सीटों की मात्रा बहुत ज़्यादा खाली है, कहीं पे बहुत कम मात्रा में खाली है। ऐसी स्थिति में एक सब्जेक्ट को यूनिट मान करके, उसमें रिज़र्वेशन का फ़ॉर्मूला अप्लाई करके, इसके बाद फिर अलग-अलग विश्वविद्यालयों में उन विषय के अभ्यर्थियों को भेजना, आवंटित करना, ये बहुत मुश्किल हो जाता। प्रैक्टिकली इसे अप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता। इसी चीज़ को लेकर के सरकार न्यायालय में गई थी। ठीक है? तो सन कहाँ जहाँ तक अभी सूत्रों के हवाले से जो खबर है मुख्य रूप से सरकार इस चीज़ को लेकर के जो अपना दावा रख रही थी, अपने दावे पेश कर रही थी कि हम सब्जेक्ट को यूनिट ना मान करके विश्वविद्यालय को यूनिट मानेंगे। माननीय न्यायाधीश ने इस चीज़ को स्वीकृत कर लिया है। ठीक है? मुख्य रूप से मेन अड़चन इसी बात को लेकर के था। तो और इसके लिए आज की जो बहस प्रक्रिया चली, ये लगभग आपको 2 घंटे, ढाई घंटे तक चली। इसके बावजूद भी अभी सोमवार को रख लिया गया है। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि कोई ऐसा पॉज़िटिव ओरल ऑर्डर आया या फिर अगर कोई बहुत ज़्यादा सकारात्मक ही सूचना जब आने वाली थी, तो माननीय जज साहब ने इस पर से जो वैकेंसी प्रक्रिया पे रोक लगी हुई थी, साक्षात्कार पे रोक लगी हुई थी, वो रोक हटाया क्यों नहीं? देखिए, अभी जो रोक हटाएँगे फिर ये प्रश्न उठेगा कि आखिर ऑर्डर फिर क्या दिया? किस तथ्य के आधार पे इन्होंने रोक हटाया है? इसलिए कहीं न कहीं माननीय न्यायालय ने अच्छा दूसरी बात बहुत सारे पक्ष जो हैं अभी भी अनसुलझे हैं। आज की जो बहस में जो सबसे मेन हॉट स्पॉट वाला मुद्दा रहा, वो रहा दिव्यांग कैटेगरी को लेकर के। सरकार ने रिवीजन भी किया है, ऐसा नहीं है कि सरकार ने रिवाइज़ नहीं किया है, रोस्टर रिवीजन को लेकर के जो माननीय संजीव प्रकाश शर्मा की तरफ से जो ऑर्डर दिया गया था, जिसमें रिवीजन की बात कही गई थी, उसमें सरकार की तरफ से रिवाइज़ भी किया गया और उस रिवाइज़ वैकेंसी में दिव्यांग कैटेगरी में अनियंत्रित सीटों का वितरण था। अनियंत्रित सीटों में कैसे वितरण था? जो ओएच कैटेगरी थे, ओएच कैटेगरी में सीटें नगण्य थी, शून्य थी। मात्र एक विषय में 1 वैकेंसी नज़र आ रही थी, बाकी सारी की सारी वैकेंसी विज़ुअली इम्पेयर्ड कैटेगरी को चली गई थी। तो ये किस प्रकार से आवंटन हुआ कि सभी अंध दिव्यांगता को चली गई सीटें, चलन दिव्यांगता में बिल्कुल सीटें नहीं हैं, मूक बधिर में बिल्कुल सीटें नहीं हैं, तो ऐसा क्या है? तो इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा आज हॉट डिस्कशन रहा और मुख्य रूप से जो सोमवार को बहस टाली गई है, कहीं न कहीं इसी चीज़ को लेकर के है कि आप ये दिव्यांगता कैटेगरी में आप जो सीटों को आवंटन कर रहे हैं, ये किस आधार पे कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं? तो सोमवार को मुख्य रूप से माननीय जज साहब यही कहीं न कहीं इस पक्ष को देखने वाले हैं, दिव्यांगता वाले पक्ष को। और 1-2 पक्ष और है जिस पर कि हो सकता है बहस हो, अन्यथा अगर माननीय जज साहब उससे संतुष्ट हो जाते हैं, तो उम्मीद है कि अब बहुत जल्द एक फाइनल ऑर्डर देखने को मिल सकता है। बहस के दरमियान सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि सर इसमें बहुत लंबी अवधि हो चुकी है ऑलरेडी और इसमें हम एक टाइम फ्रेम के तहत इस नियुक्ति प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी समाप्त करेंगे। यानी कि जब आप ऑर्डर देखेंगे तो उस ऑर्डर में संभवतः टाइम फ्रेम का भी ज़िक्र देखने को मिल सकता है। ठीक है? एक निश्चित टाइम अवधि दी जाएगी, समयावधि दी जाएगी और उस समय अवधि के अंतराल में ही सरकार को पूरी नियुक्ति प्रक्रिया कंप्लीट करनी होगी। तो मुख्य रूप से अभी जो सोमवार को ऑर्डर आएगा या फिर सोमवार को जो बहस की प्रक्रिया चलेगी, वो किस चीज़ को लेकर के चलेगी? दिव्यांग कैटेगरी में जो सीटों का आवंटन ठीक ढंग से नहीं हुआ है, वो कैसे और कैसे क्या सुलझाया जाए? रही बात कि यहाँ पे जो सीटों का आवंटन जो बैकलॉग को लेकर के था, जो रिवाइज़ बैकलॉग किया गया था सरकार के द्वारा, क्या उसमें भी कोई उसी को स्वीकृत किया जाएगा या पुरानी वाली बैकलॉग जो सरकार ने वैकेंसी के दरमियान निकाली थी, उसी को लेकर के स्वीकृत किया जाएगा? तो देखिए चूँकि 27 से 28 विषयों के रिज़ल्ट प्रकाशित किए जा चुके हैं और उनकी जॉइनिंग भी हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में 27 से 28 विषयों की वैकेंसी पुराने रिज़र्वेशन पॉलिसी के अंतर्गत चले और बाकी अन्य की वैकेंसी नए रिज़र्वेशन पॉलिसी के तहत या रिवाइज़ वैकेंसी के तहत, तो थोड़ा-सा यह एक पक्ष ये कहता है कि शायद ये अनैतिक होगा या फिर इसे हम गलत कह सकते हैं और एक पक्ष ये भी कहता है कि चूँकि ऑलरेडी उतने विषयों का साक्षात्कार हो चुका है, रिज़ल्ट प्रकाशन हो चुका है, इसलिए अब उनके में छेड़-छाड़ करना यह किसी भी प्रकार से न्याय संगत नहीं है।
चूँकि अभ्यर्थियों की इसमें कोई गलती नहीं थी। तो इसलिए अभी भी इस पर ऊहा-पोह की स्थिति बनी हुई है, इसलिए यह ठोस प्रामाणिकता के संग कह पाना कि जो वैकेंसी के समय जो रिज़र्वेशन पॉलिसी अप्लाई किया गया था, माननीय न्यायालय उसी को आगे कंटिन्यू करने के लिए कहेगी या सरकार की तरफ से जो रिवाइज़ वैकेंसी लाई गई है, उसको आगे कंटिन्यू करने के लिए कहेगी। इस पर अभी प्रामाणिकता के संग कहना बहुत मुश्किल होगा। कई-कई ग्रुप्स में और अन्य अन्य लोगों में व्हाट्सएप मीडिया में ये सब चीज़ें चल रही हैं कि पुरानी वैकेंसी को ही स्वीकृत कर लिया गया और पुरानी रिज़र्वेशन पॉलिसी को ही अप्लाई करने के लिए कह दिया गया है। यह पूरी तरह से मनगढ़ंत बातें हैं। अभी इस चीज़ को लेकर के ठोस कुछ भी नहीं कहा जा सकता जब तक कि ऑर्डर नहीं आ जाता। हाँ, ऑर्डर ज़रूर सकारात्मक देखने को मिलेगा। देखिए, सकारात्मकता की शुरुआत तो आज से 2-3 महीने पहले ही हो गई थी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको याद होगा माननीय न्यायालय की तरफ से ही एक ओरल ऑर्डर दिया गया था, जिसमें आयोग को यह आदेश दिया गया था, निर्देश दिया गया था कि आप नियुक्ति प्रक्रिया के लिए इंटरव्यू अभी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्क्रूटनी आप करें। आप जितने भी विषय हैं, सबकी स्क्रूटनी करके रखें। इसलिए आपने देखा होगा हाल के दिनों में, अगर आयोग की वेबसाइट पे हम देखते हैं, तो देखिए अभी 29 फरवरी को, 29 फरवरी 19 जनवरी, 22 दिसंबर, ये अन्य दिनों में ये देखिए सभी विषयों की ये स्क्रूटनी ही एक तरह से कर रहे हैं। और स्क्रूटनी करने के दरमियान जिन विषयों में लग रहा है कि इन्हें इक्विवेलेंट सब्जेक्ट के रूप में रखना चाहिए, ठीक है, कोरिलेटेड सब्जेक्ट के रूप में रखना चाहिए भिन्न-भिन्न विषयों में, तो उन विषयों का इन्होंने देखिए कोरिजेंडम भी निकाला है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बहुत सारे विषयों की तो स्क्रूटनी इस आयोग ने कर ली है। तो नो डाउट जैसे ही ऑर्डर आता है तो नियुक्ति प्रक्रिया बहुत तेज़ी से देखने को मिलेगी। इसमें बहुत सारे लोगों की ये है दुविधा कि किन-किन विषयों का आगे देखने को मिलेगा। तो देखिए ये कोरिजेंडम जिन-जिन विषयों का आ गया है, मान के चलें कि उनका उनकी 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 नियुक्ति प्रक्रिया अब आने वाले समय में शुरू हो सकती है। जैसे हिस्ट्री की नियुक्ति प्रक्रिया आप देखने को मिल सकती है। ओके, इसी तरह बायोकेमिस्ट्री की नियुक्ति प्रक्रिया देखने को मिल सकती है, मैथमेटिक्स की भी नियुक्ति प्रक्रिया अनवरत देखने को मिल सकती है, जैसे ही ऑर्डर आता है। इसी प्रकार से एनवायरमेंटल साइंस या फिर कॉमर्स की भी नियुक्ति प्रक्रिया यहाँ पे शुरू हो सकती है। ठीक है? ऐसे ही ऐसे अन्य-अन्य जो विषय हैं, उर्दू की नियुक्ति प्रक्रिया देखिए देखने को मिल सकती है, केमिस्ट्री की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो मिला-जुला कर देखा जाए तो केमिस्ट्री, इकोनॉमिक, फिज़िक्स सभी की यहाँ पे कुछ न कुछ यहाँ पे कोरिजेंडम के रूप में निकाला गया है। तात्पर्य यह है कि इन सभी विषयों का अंदर-भीतर खाने ये आयोग ने यहाँ पर स्क्रूटनी कर लिया है। इसलिए जैसे ही ऑर्डर आता है, नियुक्ति प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चलने वाली है और नो डाउट ये 100 दिनों के अंदर में ही नियुक्ति प्रक्रिया कंप्लीट हो जाने वाली है। नो डाउट। अब मैंने शुरू में कहा था कि अगर ऑर्डर आता है तो किनके लिए डिसअपॉइंटिंग होगा? जी हाँ, उनके लिए ज़रूर डिसअपॉइंटिंग होगा जो बहुत सारे ऐसे न्यू अभ्यर्थी थे जिन्होंने ये आस लगा के रखी थी कि अगर नियुक्ति प्रक्रिया या फिर वैकेंसी पूरी तरह से कैंसल हो जाती है, तो उनको दोबारा फ्रेश मौका मिलेगा और इस दरमियान तक जिन लोगों की पीएचडी पूरी नहीं हुई थी, वो पीएचडी कर लिए हैं। कई लोगों का नेट नहीं था, अब उनके पास नेट जेआरएफ हो चुका है। तो उन लोगों को ये उम्मीद थी कि अगर नियुक्ति प्रक्रिया कैंसल होती है तो उनको एक बार पुनः से नया मौका मिलेगा। तो जी हाँ, इनके लिए तो ये डिसअपॉइंटिंग निराश करने वाला खबर ज़रूर है कि उनके लिए अब ये फ्रेश वैकेंसी के रूप में नहीं दिखने वाली है। इसी वैकेंसी को कंटिन्यू किया जाएगा और इसी को थोड़ा बहुत संशोधन संभवतः बहुत माइनर संशोधन के संग एक टाइम फ्रेम देते हुए 100 दिन, 100 150 दिन, 120 दिन, 125 दिन या जितना भी टाइम फ्रेम है या 3 महीना, इस तरह का टाइम फ्रेम देते हुए नियुक्ति को कंप्लीट करने के लिए माननीय न्यायालय की तरफ से आदेश दिया जा सकता है। ओके? तो आप आने वाले समय में ऑर्डर का इंतज़ार करें और चूँकि आज की बहस जो है बहुत लंबी चली है, 2 से ढाई घंटे की बहस चली है और इसके बावजूद भी अभी भी जो लूप होल है उस पर माननीय न्यायालय की तरफ से 1 अप्रैल को सुनने के लिए तारीख दी गई है। मतलब जिस दिन नेक्स्ट डे आप कोर्ट खुल रहा है उसी दिन ही ये तारीख दी गई है। इसलिए आप इसको सकारात्मक मान के चलें और बहुत जल्द इसको ऑर्डर देखने को मिल सकता है। ठीक है? और संभवतः उम्मीद है कि जिन-जिन पहलुओं पर माननीय न्यायालय को स्पष्टीकरण हो गया होगा, उस पर तो वो ऑर्डर कहीं न कहीं आज ही लिख देंगे। ठीक है? चूँकि ये ऑर्डर बहुत लंबे होते हैं, तो इसमें ऑर्डर माननीय न्यायालय की तरफ से पहले से ही लिखा जाता है, इसके बाद उस ऑर्डर को प्रस्तुत किया जाता है। तो संभवतः उम्मीद है कि आज के माध्यम से जितने भी पहलू पर स्पष्टीकरण हो गया होगा, उस पर तो ऑर्डर माननीय न्यायालय की तरफ से फ्रेमिंग किया जा रहा होगा। ठीक है?
उसमें से किन-किन मुद्दों को लेकर के फ्रेमिंग किया जाएगा? एक तो जो मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट वाइज़ ना मान करके यूनिवर्सिटी को यूनिट वाइज़ माना जाए। दूसरी चीज़ जो रिज़र्वेशन की पॉलिसी जो अप्लाई की है, पूर्व की वैकेंसी में जो वैकेंसी आई हुई थी 2020 में, उस वैकेंसी को ही ये स्वीकृत कर लिया जाएगा या फिर जो रिवाइज़ रोस्टर अप्लाई किया गया है, उसको स्वीकृत किया जाएगा। यह भी देखने वाली बात होगी। दूसरी बात दिव्यांगता वाली कैटेगरी को लेकर के अभी भी पेच फँसा हुआ है। वो सोमवार को उम्मीद है कि उस पर भी प्रक्रिया देखने को मिलेगी और वो भी मार्ग सुलभ हो जाएगा और उस पर भी समाधान देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए अब बहुत ज़्यादा देर नहीं है, उम्मीद है कि 4 से 5 दिनों के अंदर में ही फाइनल ऑर्डर आ जाना चाहिए और ऐसा नहीं है सोमवार को बहस होगा तो सोमवार को ही ऑर्डर देखने को मिल सकता है, नो डाउट। लेकिन ऐसी कम संभावना है कि सोमवार को फाइनल ऑर्डर देखने को मिले। हाँ, जज साहब अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएँ तो शायद फाइनल ऑर्डर देखने को मिल सकता है, अन्यथा हो सकता है कि सोमवार को कोई ओरल ऑर्डर देखने को मिले और उस ओरल ऑर्डर के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया पे जो रोक लगी है, उस रोक को हटा दिया जाए और इन्हें नियुक्ति प्रक्रिया आगे कंडक्ट करने के लिए कहा जाए और फाइनल ऑर्डर आने वाले कुछ 1, 2, 4 दिनों में देखने को मिल सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि ओरल ऑर्डर की जगह फाइनल ऑर्डर ही देखने को मिले, जज साहब इन 1-2 दिनों में फाइनल ऑर्डर लिख लें। तो चलिए देखते हैं सोमवार को क्या होता है और उच्च शिक्षा संबंधित एक दूसरी अच्छी खबर ये निकल के आ रही है बहुत सारे ऐसे स्कॉलर जो कि नेट की परीक्षा ही नहीं देते थे, तो उनके लिए अब देखिए नेट की परीक्षा देना अनिवार्य हो गया है। क्यों? क्योंकि जो पीएचडी अभी तक नहीं किए हैं और पीएचडी करना चाह रहे हैं, अब उनके लिए पीएचडी में नामांकन करने के लिए मात्र एक ज़रिया होगा एनटीए में एग्ज़ाम देना। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो होती है, वो एनटीए नेट की परीक्षा लेती है प्रत्येक वर्ष और उस एग्ज़ाम के तहत ही देखिए अब आपकी ये किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में नामांकन होगा। एनटीए द्वारा पहले 2 कैटेगरी में रिजल्ट निकाला जाता था। कौन-कौन कैटेगरी? एक होता था जेआरएफ या सहायक प्राध्यापक के लिए और पीएचडी के लिए और दूसरी कैटेगरी होती थी सहायक प्राध्यापक या पीएचडी के लिए, ठीक है? लेकिन अब तीसरी कैटेगरी भी एनटीए द्वारा निकाली जाएगी, वो केवल पीएचडी के लिए होगी। अर्थात अब या तो आप नेट जेआरएफ पास करेंगे या फिर केवल नेट पास करेंगे या फिर पीएचडी वाला एंट्रेंस आप पास करेंगे, ओके? तो 3 कैटेगरी अब देखिए एनटीए के द्वारा जो नेट की परीक्षा ली जाती है, अब 3 कैटेगरी में रिजल्ट प्रकाशित होगा। तो अब आपकी जो जिस भी विश्वविद्यालय से हो, आप स्टेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने का सोच रहे हों या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने का सोच रहे हों, अब आपकी पीएचडी में दाखिला स्टेट यूनिवर्सिटी से के जो टेस्ट होते थे उसके तहत नहीं, एनटीए के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है उसके तहत ही होगा। इसके साथ ही एक यक्ष प्रश्न ये भी उठता है कि भिन्न-भिन्न राज्यों द्वारा जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट ली जाती है, जैसे अभी झारखंड में जेट लिया जाने वाला है, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी बात चल रही थी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की और वहीं बिहार में भी अगले 2025 में स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात चल रही है। तो क्या वो नहीं होगा? तो देखिए ऐसा नहीं है, शिक्षा जो है रा स समवर्ती सूची में आती है इसलिए कुछ अधिकार राज्य के भी पास है, तो ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार चाहे तो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं लेगी। तो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जिन-जिन राज्यों द्वारा लिया जा रहा है, वो भी लिया जाते रहेगा और उसके माध्यम से भी पीएचडी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके माध्यम से भी आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जो यूनिवर्सिटी द्वारा एलिजिबिलिटी टेस्ट ली जाती थी, वो अब खत्म हो जाएगा, राइट? तो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट अभी भी चलते रहेगा, लेकिन यूनिवर्सिटी द्वारा एंट्रेंस टेस्ट खत्म हो जाएगा। आप चैनल पे इतनी देर तक आखिर तक बने रहें इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को डायरेक्ट जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दे दूँगा और कमेंट सेक्शन में भी रहेगा, उसके माध्यम से आप डायरेक्ट हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल के ग्रुप में जुड़ सकते हैं। चैनल पे आखिर तक बने रहें इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और बिहार असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के अभ्यर्थियों के अग्रिम भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएँ। ईश्वर से कामना है कि आप जल्दी ही असिस्टेंट प्रोफ़ेसर जैसे एक सम्मानीय पद को हासिल करें और आप बिहार की उच्च शिक्षा में बढ़ोतरी लाएँ। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दिया करें और देखिए महत्वपूर्ण सूचनाएँ हैं, सभी तक ये पहुँचनी चाहिए इसलिए इस वीडियो को अन्य तक शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।